बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान FM 101.4 मीरपुर पे रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनैद अंसारी। आज के क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर में सबसे पहले जिन्होंने सेक्रेटरी में FCPS किया और FCPS करने के बाद आपने हेल्थ डिपार्टमेंट में जब काम करना शुरू किया तो आप वाहिद स्पेशलिस्ट थे जो कि डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर के साथ साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और आपका नाम इस वक्त मुख्तलिफ़ जराइद जर्नल्स के ज़रिए बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी फ्लैश होता है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब, आप ज़ाहिर है कि एक मीरपुर डिवीज़न को डील कर रहे हैं और मीरपुर डिवीज़न की आबादी 20 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। तो डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब, क्या एक्सपीरियंस में आपके आ रहा है आजकल? एक तरफ तो सैलाब की मुश्किलें, दूसरी तरफ से कोरोना के बाद बचे हुए लोग और मुआशी मुश्किलात में फंसी हुई पब्लिक, किस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू अंसारी साहब, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बेसिकली ये जितनी कुदरती आफात आई हैं और कोरोना है, अभी डेंगू शेंगी का भी मसला चला है, काफ़ी सारे केसेस आए हैं, सैलाब की सूरत आपने पूरे पाकिस्तान में देखी है। ये मसाइल तो डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तान कंट्री की जो माशी हालात आपके सामने हैं, डॉलर के जो रेट्स बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीज़ल चीज़ों की कीमतें, तो ये सारी बातें बर्डन है और ये स्ट्रेस की तरफ लेके जा रही हैं। हम तो रोज़ बरोज़ यहाँ OPD में भी और मैं प्राइवेट क्लिनिक पे भी अच्छे वाले पेशेंट देखते हैं, मोस्ट कॉमन डिप्रेशन एंग्जाइटी के केसेस होते हैं। और एक और चीज़ हम नोट कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब मेरे जूनियर बैठे हैं, इन्होंने भी देखा है कि ड्रग एब्यूज़ बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं लोग। ये ख़ास तौर पर नशा व अशिया का इस्तेमाल, जिसमें चर्स है, आइस है और शराब का इस्तेमाल है, या पाउडर जिसको हीरोइन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये तादाद बढ़ती जा रही है। लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी टेंशन को दूर करने के लिए नशा व अशिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं। उनके ख़्याल में ये हमें सुकून देती हैं और हमारे मसाइल तो खैर उधर ही खड़े हैं, वो तो हल नहीं हो रहे। महंगाई की वजह से, माशी मामलात की वजह से, फैमिली ब्रेक्स अप की वजह से, जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया है। तो ये डिप्रेशन का जो बहुत ज़्यादा कॉमन अटैक्स है ना, ये अभी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है, हर जगह हर पेशेंट के अंदर हमें नज़र आता है। तो ये मसला है इसमें। अच्छा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब, आपके डिपार्टमेंट में क्लिनिकल यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट भी साथ आपके काम करते हैं, जो कि गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या गपशप से भी मसला हल हो जाता है किसी मरीज़ का? नहीं, देखें, इसको गपशप तो नहीं कहेंगे। साइकोलॉजिस्ट बड़ा प्रोफेशनल एक डिपार्टमेंट है। ये बच्चे बड़े कोर्स वगैरह करके आते हैं। ये साइकोथेरापी होती है, साइकोथेरापी प्लस काउंसलिंग सेशन होते हैं। तो इसमें बेसिकली जो मरीज़ के दो चीज़ों पे काम किया जाता है। एक तो उसकी थाट्स को, जो नेगेटिव थाट्स को पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश की जाती है और दूसरी बात है कि मरीज़ का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको ठीक करने के तरीके बताए जाते हैं। अगर वो स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, तो ये एक्सरसाइज बताते हैं उसको कैसे आपने हैंडल करना है। अगर उसकी स्ट्रेस कोपिंग अच्छी नहीं है या स्ट्रेस को कोप नहीं कर रहा, तो उसके स्किल्स बताए जाते हैं। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, अपने मसाइल को हल नहीं कर पा रहा, तो कुछ ना कुछ ये मशवरा उसको देते हैं। इसी तरह कपल थेरापी होती है, फैमिली थेरापी होती है, जिसमें हम मैरिटल इश्यूज़ और फैमिली के कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं और दोनों फ्री को बिठा के उनके मसाइल पूछ के दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। इसके दरमियान कम्युनिकेशन स्किल इस्तेमाल करते हैं हम कि किस तरह कम्युनिकेट करना है, दोनों की बातों को लेके हमने दरमियानी रास्ता निकालना है। बहुत सारे केस हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल कराए हैं फैमिलीज़ के। आपको पता है ना, यंग कपल्स के मसाइल हो जाते हैं, इवन के डाइवोर्स और सेपरेशन तक बात चली जाती है। तो उसमें हमारी साइकोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज़ ओनली नॉट गपशप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डिप्रेशन या एंग्जाइटी के जितने केसेस हैं उनमें इनका रोल है पूरी दुनिया में। अभी हम तो बहुत पीछे हैं ना अंसारी साहब, हम सिर्फ मेडिकल इशू के अंदर ही इसको देख रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ में, दफ्तरों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मैरिटल काउंसलिंग और
एटीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट किए जाते हैं। वो क्या है, वो सारा कुछ आपके साइकोलॉजिस्ट कर रही होती है, अच्छा, साइकेट्रिस्ट कर रहे होते हैं। तो दुनिया बहुत एडवांस चली गई है। इवन कि आर्मी में जो भर्ती की जाती है वो लोग अपने जो रिक्रूट्स होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, उसके बाद वो फैसला करते हैं कि इसको रखना या नहीं रखना। और टीचर्स की जाती है, पुलिस में किया जाता है। हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो अपने पेशेंट्स को भी कवर नहीं कर रहे ड्यू टू लैक ऑफ इस डिपार्टमेंट में स्किल नहीं है, लोग कम हैं, सीटें नहीं हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद यहाँ साइकेट्रिस्ट हूँ, लेकिन मेरी पोस्ट यहाँ पे नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोटली की पोस्ट पे यहाँ अटैचमेंट पे बैठा हुआ हूँ, पिछले 4 साल से यही काम कर रहा हूँ। और उसकी वजह ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ाते हैं। अगर आप डिस्प्लेस हो जाते हैं तो बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम हो जाएंगे। महरूम हो जाएंगे। और मैं एक नहीं 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी बात अंसारी साहब ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ मेरे मीरपुर के नहीं हैं, वो पूरे आज़ाद कश्मीर से, पाकिस्तान से, मकबूजा कश्मीर के बच्चे भी आते हैं। ये हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आए, इन्हें पता है कि कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं। तो ये ज़ाती मेरा काम नहीं है, इनको चाहिए कि यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाए। हम तो लोगों को ट्रेन भी करना चाहते हैं। और बात आपने साइकोलॉजिस्ट की है, तो ये जो बच्चियाँ मेरे पास आ रही हैं बेचारी इंटर्नीस हैं। ये यूनिवर्सिटी से आती हैं और यहाँ पे मेरे पास 3-4 माह करती हैं, उसके बाद इन्हें चले जाना है। कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है ही कौन। मेरी अपनी पोस्ट नहीं है साइकेट्रिस्ट की, तो साइकोलॉजिस्ट की दूर की बात है। अभी एक लेटर आया डीजी हेल्थ साहब का कि पुलिस के रिक्रूट्स की ना साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है और 3 सेंटरों पे होनी है, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और मीरपुर। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट की अपनी साइकोलॉजिस्ट हैं, तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट भेज रहे हैं वो बाग की भेज रहे हैं, वो आके यहाँ करेगी। और इसलिए कि यहाँ पे पोस्ट ही को नहीं। आप देख लें आपके हम लोग अपने ज़िले के लिए क्या कर रहे हैं, अपने डिवीज़न के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पोस्ट ही कोई नहीं है। तो बाग में और रावलाकोट में वहाँ पे मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट तीनों में पोस्टें हैं, साइकेट्रिस्ट की भी हैं, साइकोलॉजिस्ट की भी हैं, यहाँ है ही कोई नहीं। अब आप देख लें कि ये इस इतनी बड़ी ज़्यादती का कौन तदारक करेगा। हेल्थ मिनिस्टर करेगा, सेक्रेटरी हेल्थ करेगा, चीफ सेक्रेटरी करेगा, हमारे सदर साहब करेंगे, हमारे पीएम साहब करेंगे। जो सदर साहब हमारे मीरपुर के हैं ना, अगर वो आज इस ज़िले के लिए या डिवीज़न के लिए कुछ नहीं करते, मैं और आप तो वैसे बेख्तियार लोग हैं, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई हमें फैसिलिटेट नहीं करेगा तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा दिल करता है कि मुल्क छोड़ के चले जाएं, सच्ची बात मैं बताऊँगा। लेकिन फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, जब एक कोर्स किया तो हमारे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो जब हमें गवर्नमेंट या अदारे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे बताएं कि किसका काम करने का दिल करता है इधर। तो जब आपको कोई एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक जो हैं प्रोफेसर फ़रीद असलम मिन्हास के स्टूडेंट हैं, जिनका बैनुल-अक़वामी सतह पर नाम बड़े अदब से एहतराम से लिया जाता है। गुज़िश्ता दिनों वो मीरपुर भी तशरीफ़ लाए। डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब की दावत पे एक वर्कशॉप थी, उसको उन्होंने एड्रेस किया यहाँ पे। मुझे तो यूँ फ़ील हो रहा है कि शायद हमारे जो हुक्मरान हैं, जो वुज़रा हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें क्लिनिकल सेशंस की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल सेशंस की ज़रूरत है कि वो समझ सकें कि कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है और कौन से इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए राइट मैन फॉर द राइट जॉब क्या है और कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने डेवलप करनी हैं, पैदा करनी हैं। अच्छा जनाब एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब, जहाँ तक मेरे इल्म में आया है, मैं देख रहा हूँ कि डे बाई डे आपकी ओपीडी यहाँ पे बढ़ रही है। आपका लेकिन वार्ड एक होता था, वो वार्ड सुना है कि मेडिकल यूनिट को प्यारा हो गया, जहाँ पे आप पेशेंट को दाखिल भी करते थे। ईसीटी मशीन भी आपने ठीक करवाई थी खुद अपनी मदद आपके तहत। तो अब नई बिल्डिंग जो बन रही है, मकानियत बढ़ रही है आपकी, तो क्या यहाँ के जो एमएस साहब हैं डॉक्टर आमिर साहब, अच्छे दोस्त हैं हमारे, कुछ उन्होंने कोई आपसे कोई प्रॉमिस किया है, कोई जगह दे रहे हैं आपको या नहीं? अंसारी साहब जो बना वार्ड था वो तो हमारा छिन गया हमसे। उसमें कोई मेडिसिन वालों ने थोड़ी सी हमारे साथ कोई बारगेनिंग की और कुछ फ्रॉड भी किया हमारे साथ। सच्ची बात है कि उन्होंने अपने पेशेंट पहले डाले और बाद में कोरोना के दिनों में पेशेंट डाले, उन्होंने बाद में उन्होंने उस वार्ड को ऑक्यूपाई कर लिया, कब्ज़ा कर लिया यूँ कह लो। और कुछ हमारे पुराने साहिबान भी साथ थे, उनमें मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे। अभी जब से एमएस साहब आए हैं तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी करें, मेरा वार्ड ज़ाती नहीं है, ना मेरे ज़ाती पेशेंट्स हैं। पेशेंट्स आते हैं, आज भी अभी एक पेशेंट मुझसे लड़ाई करके गया, कहता है जी आप क्यों नहीं हमें एडमिट कर रहे।
हम मेडिकल वार्ड में पेशेंट भेजते हैं तो वहाँ से वो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है, ना हम आपके मरीज़ों को लेते हैं। स्टाफ कहता है जी आपका मरीज़ हमें तंग करता है, वो सोने नहीं देते, लड़ाई करते हैं, हमारे शीशे तोड़ देते हैं, हमें मारते हैं। तो मैं कहाँ कहाँ पे एडमिट करूँ पेशेंट? आमर साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, आपके तो है ही हैं, मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं। उन्होंने वादा तो किया लेकिन वो किधर देंगे वार्ड, यहाँ जगह ही कोई नहीं है। अब ये नया प्लाजा बन रहा है, पता नहीं ये 2 साल में कंप्लीट होगा। एक पुरानी ओपीडी या गायनी की वो जी कुछ वो सीधा से कमरे हैं, उसकी वो बात कर रहे थे, लेकिन हमारे पेशेंट्स के लिए वो जगह कोई सूटेबल नहीं है। वो बहुत ही एक तंग सी जगह है, छोटे से रूम्स हैं, ना वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम है वहाँ पे, और वहाँ पे हम बेड लगाएंगे भी तो 5 या 6 बेड लगेंगे, उससे ज़्यादा हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें तो अच्छी खुली जगह चाहिए, मेरे बैठने की जगह हो, हमें ईसीटी रूम चाहिए जहाँ हम ईसीटी करें और पेशेंट को फिर रिटर्न करें। एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। कभी आप शायद पिंडी गए हो, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री आपने देखा हो, कभी आपको मौका अगर मिले तो आप साइकेट्री वार्ड्स को ऑब्जर्व करें जो टीचिंग अस्पतालों में बने हुए हैं। वो एक सेपरेट बिल्कुल जगह होती है, पूरे रूम्स होते हैं, पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। मतलब जाहिर है कि जो बंदा नफ्सियाती आर्जे के साथ आया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा सेहतमंद माहौल चाहिए। सेहतमंद माहौल चाहिए, उसको प्राइवेसी चाहिए, उसकी सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें कहते हैं जी मेडिकल वार्ड में 5 बेड्स आप ले लें और वहाँ अपने मरीज़ दाखिल कर लें। मैं अब कैसे करूँ जी? मेरे पेशेंट जब जाते हैं स्टाफ वाले तंग आ जाते हैं, वो या वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ हार्म करने की कोशिश करते हैं, स्टाफ उनको दूसरे दिन भगा देता है, डिस्चार्ज कर देता है और मरीज़ आके मुझसे शिकवे करते हैं। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने अगर स्किल हासिल किया अंसारी साहब, मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे एक ड्रग सेंटर बना के दें गवर्नमेंट, मैं उसको चलाने के लिए तैयार हूँ। मेरा स्किल है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 5 साल ट्रेनिंग की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे 5 बेड तक देने के लिए तैयार नहीं है। ये ड्रग सेंटर तो बहुत दूर की बात है। अब ये डॉक्टर साहब मेरे जूनियर बैठे हैं, इनसे पूछ लें कि कितने पेशेंट हमारे पास रोज़ आते हैं जो नशा करके आ रहे हैं, जिनको दाखिले की ज़रूरत है, वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट आपको पता है, प्राइवेट अस्पताल 4-4, 5-5 हज़ार रुपया पर डे ले रहे हैं। वो बेचारा बंदा जो रोटी नहीं खा रहा है एक वक्त की, वो कहाँ से देगा? और जो नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, चरस पी रहा है, पाउडर पी रहा है, सारी फैमिली का सहारा है वो। उसको ज़रूरत है कि उसको एक रीहैब सेंटर पे रखा जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन अब मैं किधर लेके जाऊँ मरीज़? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है। मैं अपना स्किल बस यही है, ओपीडी में ट्रीटमेंट कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं बेपास हूँ। मतलब आप बेस्ट पॉसिबल जो यहाँ पे ओपीडी में बैठ के अपनी टीम जो आपकी है, बड़ी ही वाइब्रेंट किस्म की टीम, नौजवान लोग हैं, इंटर्नी यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं आपके पास, इनके साथ मिलके पेशेंट्स की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पावर कॉरिडोर्स में हमारे प्रोग्राम के मिनट्स बन के जाते हैं रेडियो पाकिस्तान के तवस्सुत से। मेरी गुजारिश होगी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से कि एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक आप गूगल करके देख लें, इनका नाम बहुत ही पॉजिटिव मानों में आपका नाम जो है फ्लैश होता है पूरी दुनिया में। और मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में इसी सॉइल से आप ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ के लोगों को मदद फ़राहम करने की आप कोशिश कर रहे हैं। वो पेशेंट्स जो ड्रग एडिक्शन में, ड्रग एब्यूज़ में मुलव्वस होकर आ रहे हैं, जो नफ्सियाती आर्ज़े जो कि हमारे सोशल ईवल्स से जनरेट होते हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अहद हाज़र का, जदीद दौर का सबसे बड़ा डायलेमा है, सबसे बड़ी एक हमारे लिए आफत है, चैलेंज है, जिसको ये बग़ैर असलहे के मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब, आपने ड्रग एब्यूज़ का ज़िक्र किया, साथ आपने PTSP का लास्ट टाइम ज़िक्र किया था, तो क्या सिर्फ अद्वियात से और जो जिसको मैंने गलती से गपशप कह दिया ऑन लाइटर नोट, साइकोथेरेपी से बड़ी हद तक कवर कर लेते हैं आप पेशेंट को? जी हाँ, बिल्कुल। आजकल तो बहुत अच्छी मेडिसिन्स मार्केट में आ गई हैं। रोज़ बरोज़ एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स हैं, दवाइयाँ जिनको हम कहते हैं, इनसे हम हेल्प लेते हैं और साइकोथेरापी और काउंसलिंग से भी बहुत हेल्प हो जाती है। हाँ, अगर पेशेंट रेजिस्टेंट है, नहीं ठीक हो रहा, आपके मल्टीपल ट्रीटमेंट के बावजूद रिस्पांस नहीं आ रहा, तो फिर ECT का इलाज किया जाता है, जिसको बिजली का इलाज कहते हैं। लेकिन मैं उसमें भी बेबस हूँ, ना तो मशीन मुझे मिली है नहीं, ना मुझे रिवार्ड मिला और ना मेरे पास रूम है कि मैं एग्जीक्यूट कर सकूँ। यहाँ मैं पब्लिक को बताता जाऊँ कि एक मशीन ख़राब थी जो कि डॉक्टर शकील आसिफ मलिक ने ज़ाती पैसे लगा के वो मशीन ठीक करवा के पेशेंट की हेल्प की।
अब एक कंसल्टेंट लेवल का, प्रोफेसर लेवल का बंदा आपके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए ये कुछ कर रहा है, और सोसाइटी मींस गवर्नमेंट उसको क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इस वक्त जिस तरह डॉक्टर शकील आसिफ मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर बात कर रहे हैं, इनके साथ इनकी टीम मौजूद है। मैं चाहूँगा कि उनसे भी उनके रिमार्क्स और उनका एक्सपीरियंस जो है वो आप तक पहुँचाऊँ। डॉक्टर साहब, आपका इसमें गिरामी? मोहम्मद इज़ान खान। मोहम्मद इज़ान खान साहब, आप इस डिपार्टमेंट में, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब के साथ काम कर रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस में किस नौइयत के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं जिन पे आप परेशान हो रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले ये बताना शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा मेरा तारुफ़ कराने के लिए। जो मेन चीज़ मैं चाहता हूँ आवाम में जिसमें अवेयरनेस नहीं है, तो चाइल्ड अब्यूज़ के काफ़ी ज़्यादा केसेस हमारे पास आ रहे हैं, और जिनके पेरेंट्स को नहीं अंदाज़ा होता कि उनके बच्चे मदरसों में और जो बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके बच्चे आते हैं यहाँ पे, और उनके जो वालिदैन होते हैं वो कहते हैं बस एक हफ़्ता पहले जो बच्चा था वो बीमार हुआ, फिर उसका ज़हनी तवाज़ुन वो खो बैठा। तो काउंसलिंग में साइकोलॉजिस्ट हमारी जब जाती हैं, उनसे बात करती हैं, तो पता चलता है उनके साथ सेक्सुअल और फ़िज़िकल अब्यूज़ हुए हुआ होता है बच्चों के साथ। तो इस सिलसिले में हमारे पास ना यहाँ पे कोई चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज की कोई फैसिलिटी है जिसमें हम रिपोर्ट कर सकें, ना पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं हम। तो और दूसरा, हमने पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी भी ब्रीच नहीं करनी होती, तो हम किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स को भी वो बच्चा मना करता है कि मैं पेरेंट्स को ना बताए, नहीं तो मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे ये। तो फिर इस सिलसिले में हम ये मेडिकेशन उनको देते हैं, लेकिन साथ साथ फिर भी उनका अब्यूज़ अगर चलता रहे तो फिर इस तरह जो डिज़ीज़ जो उनको मेंटल, उनकी पूरी लाइफ टाइम के लिए वो ट्रॉमा में चले जाते हैं फिर। तो इस सिलसिले में ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को देखें वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरह उनके साथ क्या हो रहा है। ये जो डॉक्टर खान आपने जो बात फरमाई है, बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर, मदरसों के अंदर, दीगर जगहों पे जहाँ पे वालदैन की थोड़ी सी ज़ाहिर है कि डिटैच हो जाते हैं और वो बच्चे के साथ इन टच उस तरह नहीं रहते जिस तरह घर में एक बच्चा माँ बाप की अम्ब्रेला के नीचे होता है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, कोरेक्टिव मेजर्स क्या होने चाहिए? एक ये है कि आप पेरेंट्स और चाइल्ड के दरमियान ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर करने के काबिल हो। और ये अक्सर जो लड़कियां जो होती हैं 13-14 साल की, उनके अक्सर फैमिली में होते हैं जो उनको अब्यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अपने पेरेंट्स तक उनके इस तरह की बातचीत ही नहीं होती कि वो बता सके अपने पेरेंट्स को। तो ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रस्ट आपका बिल्डअप हो आपके बच्चे के दरमियान, तो बच्चा आपको अपने मसले बताएगा। दूसरा ये कि बच्चों को ट्रेन किया जाए कि बाहर ऐसे लोग हैं, जो कि हर इंसान अच्छा नहीं होता, बेशक वो जितना भी रिलीजियस हो जाए, 5 वक्त नमाजी हो, वो इसका ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा इंसान भी हो। तो साथ ही अवेयरनेस फैलाना, दूसरा पेरेंट्स के अंदर भी अवेयरनेस हो कि पेरेंट्स, अक्सर जो मदरसे में बच्चे होते हैं लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं वहाँ भी खाना फ्री मिल रहा होता है, एक तरीके से अपनी जान छुड़ा लेते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी से। तो ये है कि ख्याल इस चीज़ का करें कि बच्चों से रिलेशन अपने स्ट्रॉन्ग करें। ये जो बात डॉक्टर ख़ान हमें बता रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब के यूनिट में डिवीज़नल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में आप काम कर रहे हैं, ये इतना बड़ा सोशल ईवल है और इस पे ना तो सोसाइटी की तवज्जो है, ना ही पुलिस की तवज्जो है, ना ही इंतज़ामिया की तवज्जो है, और शायद इनके बच्चे भी इस ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, इस ईवल का शिकार हो रहे हैं। मैं ये सवाल जो है ये सोसाइटी पे छोड़ रहा हूँ, जितने लोग पावरफुल, बज़ाहिर पावरफुल लोग हैं उन पे छोड़ रहा हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम आपके अपने बच्चे के साथ हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता, ज़ाहिर है कि हर बच्चे सांझे होते हैं, हर बच्चा, कौम का बच्चा जो है वो एक अमानत है, तो हम अपनी जनरेशन को पोल्यूट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मुझे ज़रा मेडिकली थोड़ा सा गाइड करेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता ये बच्चा इस ट्रॉमा का शिकार हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में कौन कौन सी ड्रास्टिक तब्दीलियां फ्यूचर में जाके होंगी, क्या हो सकता है? इसमें जो है बच्चा क्लियरली जब बेंच अपने जो है सेक्सुअल एनर्जी को नहीं रिलीज़ कर पाता सही जगह पे, तो वो परवर्जन का शिकार अक्सर हो जाते हैं इस तरह के बच्चे। तो अक्सर ये जो पीडोफिलिया इस चीज़ को कहते हैं, ये जो बच्चों के साथ जो अब्यूज़ करते हैं एडल्ट्स, तो इनके साथ भी बचपन में इस तरह के अब्यूज़ हुआ होता है। अक्सर इनकी जो हिस्ट्री ली जाती है तो इस तरह की हिस्ट्री निकलती है
क्योंकि सेक्सुअल परवर्जन है जिसमें आप जो कुदरत के ख़िलाफ़ आपके दिमाग आपके तरफ जा रहा है, तो इन बच्चों में भी फिर इस तरह के ट्रॉमा होते हैं, इनके मैरिटल लाइफ इनकी ठीक नहीं रहती, ये चाहते हैं ठीक होना लेकिन नहीं हो पाते। दूसरा PTSD का शिकार हो जाते हैं ये जो होते हैं, कभी इनके सोशल रिलेशंस कभी अच्छे नहीं हो पाते, हमेशा ये ट्रॉमा इसमें रहते हैं। हमने लाहौर का वाक़या पढ़ा था कि जावेद इकबाल इस नाम का कोई बंदा था जिसने सैकड़ों बच्चों को मर्डर किया था और फिर बाद में उसने सुसाइड कर ली थी। ये जो डॉक्टर ख़ान यहाँ पर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक के यहाँ पे डिपार्टमेंट में काम करते हुए हमें गाइड कर रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है ये कोई छोटी बात आप यहाँ पे नहीं बता रहे, ये मेडिकल नॉलेज है। यहाँ पर OPD में आप बच्चों की फैमिलीज़ की जो उनका जो पर्दा है उसको मेंटेन करते हुए ये बात हमें बता रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से कि ये जो डिपार्टमेंट है ये इंतहाई ज़रूरी है और ये जो इशू है ये बहुत अलार्मिंग है, इस पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर खान, आपके पास जो पेशेंट आते हैं फिर उनको आप कोई मेडिकेशन देते हैं या साथ गपशप यानी साइकोथेरेपी उनकी करते हैं, क्या करते हैं? अब ये है कि हम उस बच्चे को उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से उसको काउंसल करते हैं कि आपने किस तरह अवॉइड करना है उन सिचुएशंस को जिसमें उसके साथ अब्यूज़ हो रहा है। पेरेंट्स को हम अगर जो बच्चा है वो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं करना चाह रहा क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है, इसकी भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज यहाँ पे भी लाई जाए, इस तरह वेस्ट में है जहाँ पे एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है वहाँ पे रिपोर्ट करे ऐसे इवेंट्स। और डॉक्टर जो रिपोर्ट करता है इंतज़ामिया को या पुलिस को, वहाँ पे बाकायदा इस पे एक्शन होता है? जी, एक्शन होता है। वो आपके घर पे आपके जो बच्चा है आपसे आपकी कस्टडी ले लेते हैं, आपसे पेरेंट्स से उस बच्चे की, और फिर जो भी अब्यूज़र है उसको ढूंढ के उसका जो क्राइम है उसके ख़िलाफ़ उसको पनिशमेंट दी जाती है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे जो अब्यूज़र है वो बच्चों को बताते हैं कि अगर तुम पुलिस के पास गए या कुछ इस तरह बताया तो तुम्हें पुलिस उठा लेगी। तो जो अब्यूज़र है वो भी अपने जो विक्टिम्स हैं उनको बड़ा मैनिपुलेट करता है इस तरह कि वो सालों से वो अपना विक्टिम को अपने पास ही रखता है इस तरह, और जब तक कोई मेंटल डिजीज़ ना हो जाती बच्चे को तब तक वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं करते। ये तो सिर्फ वो फ्रैक्शन है जो प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास, अल्लाह जानता है कितने और लोग हैं, बच्चे हैं। जनाब एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब, ये जो डॉक्टर ख़ान ने बात कही है इस पे आप क्या कहेंगे? बड़ा ही ये परेशान कुन किस्म की चीज़ है, ऐसी बातें जिन पे लोग बात करते हुए भी शर्मिंदगी फ़ील करते हैं, लेकिन शायद वी नीड टू स्पीक अप। जी बिल्कुल, फैमिलीज़ के अंदर और छोटे जो बच्चे हैं उनके साथ जो सेक्सुअल और फिज़िकल अब्यूज़ हो रहे हैं वो केस अंडर रिपोर्ट हो रहे हैं, और अगर कोई आता भी है तो हमें बड़ी मुश्किल से पेशेंट खुद बताता है, फैमिली नहीं बता रही होती। फैमिली हाइड करती है या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो हाइड करती है, जिसका ये नुकसान है कि एक तो बच्चा लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाता है, और फिर जिस तरह इन्होंने बताया सेक्सुअल परवेसिव डिसऑर्डर्स आगे जाके उस बच्चे को पेबर्टी में स्टार्ट हो जाते हैं जो नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं होता। एक अगर मेल है तो वो फीमेल बनने की कोशिश करती है या वो अपने अब्यूज़ में से निकल नहीं पाता, और फिर उसके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज स्टार्ट होते हैं जो उसकी सारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को शैटर कर देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और इस पर हमें चाइल्ड केयर सर्विसेज या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ या कोई सिस्टम होना चाहिए हमारे पास। हम तो साइकेट्री और साइकोलॉजी को जो अभी तक इस्टेब्लिश करने के चक्कर में, बाकी तो ये गवर्नमेंट्स के इदारे हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम है, हमें हर जगह ये करना चाहिए ना। ये अब इस पे अब अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, आज से 5-10 साल बाद तो ये यूँ कह लें कि एक सुनामी आ जाएगी इन चीज़ों की और लोग ठीक ठाक मसाइल का शिकार हो जाएंगे। अभी भी मैं कहता हूँ कि 50% से ज़्यादा लोग आपके मसाइल का शिकार हैं। क्या आपके बड़े और बच्चे सब मसाइल का शिकार हो जाएंगे? कोई प्रिवेंशन नहीं हम कर सकेंगे, हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे। ये हमारी बहुत बड़ी फेलियर है, बहुत बड़ी नाकामी है। इस वक्त ये जो बात एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक और आपके जो होनहार स्टूडेंट हैं हाउस ऑफिसर जनाब डॉक्टर ख़ान साहब ने जो बात की है, मैं दरख्वास्त करूँगा कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, आलिजा बच्चे आपके भी मुमकिन है बोर्डिंग्स में जाते हों, मदारिस में जाते हों, बच्चे मुमकिन है कि आपके घर में भी ट्यूटर आके उनको पढ़ाता हो,
और खुदा न खास्ता ये किसी का भी बच्चा या बच्ची है जो कि इस एब्यूज़ का शिकार हो सकता है। जहाँ पर भी बच्चे के एटीट्यूड में आप थोड़ी सी तब्दीली फ़ील करें, आप देखें कि वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, वो बात करते हुए घबरा रहा है, वो आंख नहीं मिला पा रहा, उसके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ गई है, तो मेहरबानी करके आप डीप डाउन जाने की कोशिश करें। रुपया, पैसा, इख्तियार, दीगर चीज़ें, तरक्कियाँ, ये आपके बच्चे की कीमत पे नो वे हरगिज़ नहीं, ऐसा आप मत कीजिए। डॉक्टर खान, आप क्या समझते हैं कि जब आपने बच्चों को थोड़ा सा एतमाद दिलाया, बच्चों की थोड़ी सी काउंसलिंग की, उनको समझाया, तो फिर कोई सक्सेस स्टोरी भी मिली, कोई ऐसा क्रिमिनल उसको ज़रा कोई सज़ा शदा भी मिली, लितर परेड हुई उसकी, कुछ वाक़या कोई ऐसा? नहीं, अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई दोबारा फॉलोअप के लिए भी नहीं आया इस तरह के पेशेंट्स जो आते हैं, तो उनके साथ हमें आइडिया भी नहीं क्या होता है। हम बिल्कुल बेबस हैं इसमें। हम अपनी तरफ से जितनी हम लोग थेरेपी, काउंसलिंग कर सकते हैं, मेडिकेशंस दे सकते हैं, हम वो दे देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, और फिर फॉलोअप में अभी तक तो नहीं सुनने को मिला कि जो अब्यूज़र है उसको कोई सज़ा हुई हो। डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब, अगर आप लेट्स से कि आप ज़ाहिर है कि आपके लेटर के ऊपर आयरलैंड, इंग्लैंड और दुनिया के ममालिक में इन बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग्स मिल जाती हैं, तो आपका कलम और आपकी एडवाइस तो बहुत मोतबर है। तो अगर आप इंतज़ामिया को लिख के देते हैं कि जनाब ये एक वाक़या पेश हुआ है, आप इस पे एक्शन लीजिए, तो एक्शन मस्ट बी टेकन। जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस मामले को सीरियस लिया नहीं जाता। वो ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक इश्यूज़ कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सीरियसनेस का जो नोटिस है वो हिसाब से कर लें कि जो हमारे पास साइकेट्री और साइकोलॉजी की मामला चल रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, एडमिन लेवल पे, उनकी क्या हैसियत है आप सामने आपके। तो मेरे लेटर लिखने से क्या होना है? कुछ भी नहीं होना चाहिए सर, ये बड़ा ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट के लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन, उनको एक्शन लेना चाहिए इन बातों पे। और उनके लिए मतलब है कुछ सूटेबल फोरम होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। हम तो काम करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक, लीडिंग टू द प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री इंशाल्लाह वेरी सून, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर एंड डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर आज़ाद कश्मीर, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 20 लाख से ज़ायद आबादी को कैटर कर रहा है। और ये क्लाइमेक्स ऑफ द जोक है, सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है कि यहाँ पर एक ही हमारे पास क्वालिफाइड बंदा है जो कि पाकिस्तान के मैप के ऊपर फ्लैश करता है कि हाँ जी, एक प्रोफेसर फरीद असलम मिन्हास के स्टूडेंट FCPS सेक्रेटरी करने के बाद अपना एक डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं, और इनके पास एक बेड भी मौजूद यहाँ नहीं है। जो एक डिपार्टमेंट इनका था वो इनसे लिया गया कोरोना के दौरान, और उसके बाद उसको छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया वो इनको दोबारा मिला नहीं। लेकिन जिस तरह की सोसाइटी के अंदर सिचुएशन है, ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जहाँ पर काम माहौल हो, पीसफुल माहौल हो, और वो लोग जो कि मुआशरे में ख़राबी पैदा कर सकते हैं, कत्ल व गारत भी हो सकती है, घरों के अंदर झगड़े हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, उन लोगों को ये ज़िंदगी के नॉर्मल धारे में शामिल करें। इसके लिए इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अपना घर इनका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, हवादार है, बूटे भी लगे हुए हैं, माहौल भी बड़ा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल में, डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, जो बहुत ही पिसी हुई शख्सियात के साथ लोग रिपोर्ट करते हैं, उन्हें मेरी और आपकी ज़ुबानी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ों की ज़रूरत है, जो डॉक्टर शकील आसिफ मलिक बता रहे हैं। तो चलते हैं जनाब, जो डॉक्टर साहब के मज़ीद यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और उनकी राय भी यहाँ पे शामिल करते हैं। जी सामीन, इस वक्त डॉक्टर मनाहिल शफीक, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक, हेड ऑफ़ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, यहाँ पे हाउस जॉब कर रही हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है पेशेंट्स को डील करते हुए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में, वो क्या है। डॉक्टर मनाहिल, आप के वालिद मोहतरम भी डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन हैं, मेरे बहुत अच्छे मेहरबान दोस्त हैं डॉक्टर शफीक
ख्वाजा शफीक साहब। तो वो तो है डेंटल सर्जन हैं, वो जब दांत निकालते हैं तो तब भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। लेकिन चलिए आप बताइए कि आपको इस डिपार्टमेंट में अभी तक आपने क्या देखा जो कि लोगों से शेयर करने के काबिल है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। दूसरी चीज़ ये कि जो यहाँ पे अभी तक देखा है वो डॉक्टर शकील साहब ने और डॉक्टर इज़ान ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। जो चीज़ मुझे लगता है कि जो चाइल्ड अब्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले इस तरह हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो पहले ये केसेस लास्ट ईयर इतने नहीं थे जितने इस दफ़ा प्रेजेंट हो रहे हैं ओपीडी में। तो इसमें जो मुझे चीज़ लगती है कि पेरेंट्स को एक जो सेक्स एजुकेशन है ये उनको अपने बच्चों को देनी चाहिए। उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताना चाहिए। ये चीज़ जो है इस चीज़ को इतना कंसील करके पेरेंट्स अपने बच्चों से रखते हैं। इवन टीचर्स जब 9th क्लास या 10th क्लास में जो भी रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता है वो तक छुपा दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, स्किप कर देते हैं। हालांकि ये वो चीज़ है, इसको प्रोसेस के तौर पे पढ़ाना चाहिए। ये चीज़ हमारे माशरे में है और ये होती रहेगी, ऐसे नहीं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जब यही बच्चे अगर आप उनको प्रॉपर चैनल नहीं बताओगे, जब ये इधर उधर से सीखते हैं और सारा कुछ करते हैं तो वो जो इनको सिखा रहा होता है वो भी इनका एज ग्रुप ही होता है। वो उनको वैसी चीज़ नहीं बताता, वो तो अपने इंटरेस्ट के थ्रू बताता है और फिर वो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे सबको छोटे बच्चे 5 साल के 6 साल के उनको इतनी सेंस तो है कि प्राइवेट पार्ट्स कौन से होते हैं। उनको इस तरह बताना चाहिए कि इन पार्ट्स पे अगर आपको कोई पेरेंट्स के अलावा हाथ लगाता है तो वो किस तरह आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, आपने चीख मारनी है या आपने घर आके किसी को बताना है कैसे उसमें करना है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि घरों में बच्चों को मुलाजमों के पास छोड़ के चले जाते हैं। पेरेंट्स वर्किंग वुमेन हैं और फादर्स भी जो होते हैं जॉब्स कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ में इनको ध्यान करना चाहिए कि इनको ये जो चीज़ इसमें बढ़ती है सबसे पहले घर से निकलती है। हमने देखा है कि इतने मुलाजम जो होते हैं वो घरों में ये चीज़ें कर रहे थे, बच्चों को पता ही नहीं होता ये चीज़ है क्या। उनको बस कोई भी चीज़ आप लालच दे दो, टॉफ़ीज़ दे दो, कैंडीज़ दे दो, तो वो तो इस चीज़ को नहीं समझते। तो ये चीज़ घर से शुरू, ये एजुकेशन घर से शुरू होनी चाहिए। पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर मनाहिल साहिबा, इसके अलावा डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब जैसा कि ज़िक्र कर रहे थे कि नए शादीशुदा जो कपल्स आते हैं उनको भी बाज़ औक़ात जो है वो आपके इस डिपार्टमेंट की मदद दरकार होती है। इस हवाले से आप क्या यहाँ पे रहनुमाई देंगे? इस हवाले से ये कि बेसिकली जो इस्लाम में भी है कि आप कम से कम जो हस्बैंड वाइफ है, जो लड़का लड़की जिनकी शादी हो रही है, उनसे उनकी मर्ज़ी तो पूछनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे होता है कि अपने जो फैमिली को उसको बिल्डअप करने के लिए या उसको स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ़ोर्स करके लड़के को या लड़की को निकाह की तरफ तो ले जाते हैं। शुरू में तो वो अपना नाक बचा लेते हैं, सबके सामने इज़्ज़त बचा लेते हैं, लेकिन बाद में जब चलाना तो उन दो नहीं होता है, फैमिली तो नहीं चलाती। वो जब साथ रहना ही नहीं चाहते शुरू से, तो वो कैसे आप उनको फ़ोर्स कर सकते हैं कि वो साथ रहें? उनके जो दिल वगैरह जो शुरू में होगा उसी के साथ वो रहेंगे। तो इस चीज़ में पेरेंट्स को ये चीज़ करनी चाहिए, फैमिलीज़ को करनी चाहिए कि ये जो प्रेशर होता है उन पे नहीं डालना चाहिए। एटलीस्ट उनसे एक दफ़ा पूछ लेना चाहिए कि आप करना भी चाहते हो, विलिंग हो, चलानी आपने, बच्चे आपके होंगे, बच्चों को आप दोनों ने को पेरेंट करना है। तो वो ये चीज़ फिर पेरेंट्स पे आती है कि वो बच्चों के ऊपर इस तरह फोर्स ना उनको करें। मतलब देखिए ये जो नस्ल हमारी आगे बढ़ती है, इट इज़ स्कीम ऑफ अल्लाह मियाँ। ये बड़ा ही मुक़द्दस काम है जो नई जनरेशन आती है एक के बाद दूसरी, और इसमें जिस्मानी जो है चीज़ें शायद कम हैं, जहनी मुताबिकत ज़्यादा अहमियत रखती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब तक आपका माइंड एक चीज़ की तरफ नहीं होगा तो ये दूसरी चीज़ें तो बाद में आती हैं। पहले तो सबसे पहले आप इरादा करते हो, काम एक्शन तो आपका बाद में आता है, इंटेंशन होगा तो एक्शन होगा, तो ये चीज़ उसमें भी आ जाती है। तो इस तरह का जो पेशेंट कोई आपके पास रिपोर्ट करता है तो उसे आप क्या कहते हैं, क्या गाइड करते हैं? उसकी बेसिकली जो होता है वो काउंसलिंग की जाती है कि जैसे जो ये हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी, ये उनकी काउंसलिंग करते हैं। साथ उनको जो मेडिकेशंस के साथ हम उनका मूड स्टेबलाइजर्स वगैरह इसमें ऐड करते हैं कि उनका जो मूड है या थोड़ा जो डिप्रेशन की तरफ वो जा रहे होते हैं, जैसे डाउन होता है उनका मूड, उसको करते हैं। साथ उनकी काउंसलिंग होती है और उसके बाद फिर ये चीज़ है कि उन पर ख़ुद फिर उनके ऊपर ये डिपेंड करता है उनकी वेल पे। डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब, मूड स्टेबलाइज़र तो आपने दे दिया, आपने उसे वक्ती तौर पे खुश भी कर दिया, लेकिन अगर रूट काज वहीं पे मौजूद है, जहनी मुताबिकत नहीं है, दे आर नॉट अपेरेंटली मेड फॉर ईच अदर, तो इसका हल क्या है फिर? मेरा तो ख्याल है कि मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए। मैरिटल काउंसलिंग एक न्यू कंसेप्ट है जो कि फॉर एडवांस कंट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। तो वहाँ पे स्पेशल ऑफिस हैं जहाँ पे आप दोनों ख़ानदानों को बिठा के शादी से पहले आप उनके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के ऊपर बात करते हैं।
और फिर आप उनको मैच करने की कोशिश करते हैं कि आप वहाँ पे साइकाट्रिस्ट से साइकोलॉजिस्ट बैठ के उन दोनों को अलग अलग इंटरव्यू करेगा और फिर वो डिसीजन करेगा कि क्या आया या एक से मैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कि मैरिटल काउंसलिंग का फ़ायदा ये होगा कि कम से कम कल वो जाके जब वो मैरिटल शादी में बंधन में बनेंगे तो एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। और ये साइकोलॉजिकल बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट चल रहा है एडवांस कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में ये होता है। हमारे यहाँ तो मैंने बताया ना कि हम तो खाली बीमारियों की हद तक ही अभी इसको यूज़ कर रहे हैं, हालांकि ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है। बिल्कुल सही जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी कि वो साइकोलॉजिस्ट जो कि अरसा दराज से डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब के साथ काम कर रही हैं और 1.5 साल का तवील एक्सपीरियंस आपका है। आपका इसमें ग्रामी आपका नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम इकरा बशीर है जी। इकरा बशीर साहिबा, आपने ज़ाहिर है कि लोग यहाँ पे डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर मनाहिल हैं, डॉक्टर अजान हैं, दीगर लोग हैं, ये थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। तो आपको तो 1.5 साल हो गया, आपने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस में आपके आया? स्पेशली मैं ज़रा उस तरफ ले जाऊँगा जहाँ पे किसी बच्चे पे या बच्ची पे ये कह के लेबल करके कि इसके अंदर एक अदर जिन घुस गया है, उसको निकालने के लिए उसकी खातर तवादो करते हैं और फिर वो आगे साइकेट्रिक इलनेस का शिकार हो जाते हैं। क्या एक्सपीरियंस है आप? अच्छा, जैसे कि आपने मुझे बताया कि यहाँ तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, ठीक है। तो बहुत से केसेस मैंने देखे हैं, डील किए हैं, तो सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। तो बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मेन वजह जो होती है वो पेरेंट्स की इग्नोरेंस और निगलेंस की वजह से होती है कि जो बच्चों को बचपन से इग्नोर किया जाता है। बहुत से पेरेंट्स होते हैं, माएँ जो होती हैं वो अपने घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं, ठीक है, बाप जो होते हैं वो बाहर अपने रोज़गार में मसरूफ़ रहते हैं। तो वो क्या है कि बच्चों को उस तरीके से अटेंशन नहीं दे सकते। तो देखिए, बच्चा जो होता है वो एक अटेंशन सीकिंग, उसकी बड़ी उसको ज़रूरत होती है, उसको अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब उसको वो ये चीज़ नहीं मिलती तो वो ये चीज़ बाहर से तलाश करता है। वो अपने जो बातें उसको अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए वो अपने दोस्तों को बताता है। अब जो दोस्त होते हैं वो उसको गलत गाइड भी करते हैं, ठीक भी करते हैं। तो वो जो दोस्त कह रहे होते हैं वो उन पे क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपने मुझे बताया कि पूछा मुझसे कि जिन भूत या बच्चों पे जो असरअंदाज या लोग बच्चों घर वालों को लगता है कि हमारे बच्चों पे क्या है कि इसका साया हो गया, ये बातें देखें, हम इस चीज़ को डिनाई तो नहीं करते, ये चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन इतना भी इनका एक्ट नहीं होता है कि जितना आजकल के लोग या आजकल के माशरे ने लोगों पे कर दिया है कि ज़रा से भी उसको अगर कोई साइकोटिक हो रही है या उसको साइकोसिस हो रही हैं, तो जिस ज़रा से भी उनको साइकोसिस हो रही हैं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि उनके अंदर मतलब किसी ऐसे ही किसी का साया है, किसी का सेब वगैरह का है। वो कोई साइकेट्रिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो बचपन से क्या पता उनके आगे चलते आ रहे हो, लेकिन क्या है कि पेरेंट्स ने तब तवज्जो नहीं दी हो, लेकिन जब बात हद से बढ़ गई हो तब उन्होंने क्या किया हो कि उसको किसी पीर फ़कीरों के पास ले गए हो, उनसे भी मसला हल नहीं होता तो फिर वो हमारे यहाँ ले आते हैं कि बस इसको हल करेंगे। एक वाक़या जब मैं यहाँ आया हूँ तो आप यहाँ डिस्कस कर रही थी, तो किसी की आइडेंटिटी शो किए बगैर बताइएगा कि आपने क्या देखा। एक बच्ची थी, क्या आपने देखा क्या जिससे आप खुद बहुत परेशान और उदास हुई हैं? अच्छा, मैं ज़रा सी उसकी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूँगी। हिस्ट्री उसकी ये थी कि मतलब वो उनका कोई अपना कारोबार होता था जिससे वो क्या है कि बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं थे दे सकते। तो वो लड़की थी कि वो मतलब ऐसे ही किसी के साथ रिलेशन में थी, ठीक है, किसी लड़के के साथ रिलेशन में थी। तो वो क्या है कि वो सक्सेसफुल या सक्सीड नहीं हो सका, तो उसने क्या किया कि कोई जादू या मंत्र वगैरह करने की उस पर कोशिश की। जब ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों को हम मानते हैं, ठीक है, हम डिनाई नहीं करते, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ करने के लिए आपको कैपेसिटी आप में होनी लाजमी है। लाइल्मी से ये चीज़ें नहीं होती, आपको पूरा ग्रिप हो जब तक ना हो इन चीज़ों पर। अब वो ज़ाहिर सी बात है वो 17-18 साल की लड़की थी, उसको कितनी सी ग्रिप होगी, उसको जिसने जैसे गाइड किया वो करती रही। अब वो क्या हो गया कि उस पर वो नेगेटिविटी उस पर आ गई, ठीक है, उसके बुरे असरात उस पर मरतब होना शुरू हो गए। तो क्या है कि पहले तो जब उसके वो हालात घर वालों ने देखा तो पहले तो उसको मारा पीटा, ठीक है, कि ये ठीक हो जाए, लेकिन उनसे भी जब बात ऊपर होगी तो फिर वो किसी के पास ले गए। उसने क्या किया, वो घर वालों से भी बुरा सलूक उसके साथ किया, उसको छड़ी के साथ मारा या ये कुछ किया।
उसके बाद जब वो बात हद से बढ़ गई, उससे भी ना हुआ, तो उसने क्या किया कि उसने हमारे पास बेइज्जती किया कि आप देखें कि क्या हुआ। लेकिन जब वो यहाँ पर आई तो बड़ी खौफनाक हालत में थी, हमसे मतलब बड़ी मुश्किल से हमने इसको कंट्रोल किया। वो बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेज पे थी, उसको होश बहुत ज़्यादा उस पर तशद्दुद हुई थी। तो हमने उसको होश में लाया, उससे पूछा, काफ़ी टाइम 2-2.5 घंटे हम लोग उस पे लगे रहे। ठीक है, स्टार्ट में तो वो अपने ही डिसोसिएट कर रही थी, अपनी ही बातें कर रही थी, लेकिन बाद में क्या है कि हमने कुछ अमोनिया वगैरह उसको दिया, सुंगाया, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाया, तो थोड़ी उसको कॉन्शियस स्टेज पे लाया। जनाब डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब, ये जिन भी निकाल लेते हैं आप? यूँ कह लें कि मतलब जिन प्रैक्टिकली तो नहीं, साइंटिफिकली निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये जो डॉक्टर आप चिकना ने बात बच्चे ने बताई है, तकरीबन साहिब साहब 90% लोग पहले इनाम लूँ और इन चीज़ों के पास होके आते हैं हमारे पास। 90% लोग, यस। मैं 2-3 यहाँ पे हैं मेरे दोस्त जो ये काम करते हैं, वो मेरे पास पेशेंट भेज भी देते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने देख लिया है, हिसाब किताब कर लिया है, मेरे ख्याल में तो किसी चीज़ का साया या कोई तावीज़ का असर नहीं है, इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको आप देखें। तो इशू ये है कि मैं एज ए डॉक्टर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या ये बच्चे, मैंने इन्हें एक बात कही है कि डोंट कन्फ्रंट विद देम। हर बंदे का हेल्थ बिलीफ मॉडल है। जिस तरह आप कहते हैं ना कि नहीं ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन हो सकता है दूसरा बंदा उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो, तो हमें उसे बिलीव को चैलेंज नहीं सर करना, ये हमारी स्टडी भी नहीं होती। बिल्कुल सही जी। हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी नई नई बातें यहाँ पे हमारे साथ जो है एक्सपीरियंस में आ रही हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक, हेड ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज एंड डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर आज़ाद कश्मीर का यूनिट हम सब को, पूरी सोसाइटी को एजुकेट कर रहा है जहनी सेहत के हवाले से। जनाब मैं चाहूँगा एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब, इन तमाम बच्चों ने जो कि आपके स्टूडेंट्स हैं अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मुझे तो ये लग रहा है कि ये डिपार्टमेंट जो है ये उतना ही ज़रूरी है जितना न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है, जितना कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जितना बड़ी से बड़ी डिज़ीज़ यहाँ पे जो रिपोर्ट होती है, ये शायद उससे भी इम्पॉर्टेंट शोबा है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं आप? सर मैं तो यही कहूँगा अंसारी साहब कि आपका जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है ना, सर दिमाग उसका ठीक होना ज़रूरी है। जिस तरह एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट को चला रहा होता है, सर आपका जो इंसानी बॉडी में हेड है ना, वो आपका सारा है, आपका ब्रेन है, आपकी साइकी है। अगर वो ख़राब हो गई तो सारा सिस्टम आपका शटर हो जाना, ख़राब हो जाना। इसकी हेल्थ जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह आपका दिल ज़रूरी है, गुर्दे ज़रूरी हैं, फेफड़े ज़रूरी हैं, लिवर ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, इस तरह आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ इज़ रियल हेल्थ। बेसिकली उसी से आप सारे डिसीजन कर रहे होते हैं, उसी से आप ज़िंदगी को लेके चलते हैं। अगर इसको हम ठीक नहीं रखेंगे तो मेरा ख्याल है हमारा तमाम सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। जी, आज का खसूसी प्रोग्राम आपने समाअत फरमाया। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, ये डॉक्टर शकील आसिफ मलिक, इनके तमाम डिपार्टमेंट के लोगों ने जो बातें की हैं, खुदारा इन पे ज़रा गौर कीजिए। ये मोस्ट रेलेवेंट सब्जेक्ट है असर हाज़र का। आपके बच्चे ख़तरे में हैं, आपके ख़ानदान ख़तरे में हैं, आपका फैमिली सिस्टम ख़तरे में है और ओवरऑल पूरी सोसाइटी ख़तरे में है। जनाब सरदार तनवीर इलियास खान साहब, मैं अक्सर आपको ज़हमत देता रहता हूँ, इंटरव्यूज़ करता हूँ। अब नेक्स्ट हमारी बात इंशाल्लाह जहनी सेहत के वाले से होगी कि ये शोबा कितना ज़रूरी है। अब्दाली साहब, आप भी इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ हमेशा मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से जवाबात देते हैं। मैं आपसे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के बारे में ज़रूर पूछूंगा कि आपने इस हवाले से क्या इक़दामात किए हैं। और मीरपुर में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ मलिक, जो कि आप प्रोफेसर लेवल पर पहुँच चुके हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ से अगर आप बेहतर फ़ायदा उठाएंगे, खुदा की कसम कौम आपको दुआएं देगी। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ख़ानदान टूट रहे हैं, ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, गौर कीजिए। जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।